नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो उस अंदरूनी आवाज को शांत करने का वादा करती है जो अक्सर हमें कहती है तुम ये नहीं कर सकते। किताब का नाम है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और इसकी लेखिका है बैरी डेवनपोर्ट। बिल्कुल, और बैरी डेवनपोर्ट वो एक सर्टिफाइड पर्सनल कोच हैं। उनकी खासियत यह है कि वो मुश्किल मनोवैज्ञानिक विचारों को बहुत ही सरल मतलब व्यावहारिक कदमों में बदल देती हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मविश्वास को एक मांसपेशी की तरह देखती है जिसे सही एक्सरसाइज से, सही अभ्यास से बनाया जा सकता है। और यही बात सबसे दिलचस्प है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास तो कुछ लोगों में पैदाइशी होता है। हाँ, कि वो बस लकी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये किताब इस सोच को सिरे से खारिज करती है। ये कहती है कि आत्मविश्वास कोई रहस्य नहीं है, ये एक स्किल है, एक कौशल है। हाँ, और अगर ये एक स्किल है तो इसका मतलब है कि इसे कोई भी कभी भी सीख सकता है। सही कहा। और किताब की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली कहानी से होती है, लेखिका की अपनी कहानी, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा। हाँ, अपने पहले जॉब इंटरव्यू में उनके होने वाले बॉस ने उनके रिज्यूमे पर लिखा था ब्लॉन्ड टिमिड। क्या मतलब गोरी डरपोक? हाँ, वही। ये पढ़कर कोई भी टूट सकता है। मैं तो शायद वहीं रो पड़ती। ये तो बहुत ही अपमानजनक था। बिल्कुल, लेकिन घर आकर अपनी माँ के कहने पर उन्होंने डरते डरते उस बॉस को फोन किया, हिम्मत करके, पूरी हिम्मत से, और कहा कि वो नौकरी क्यों चाहती हैं, क्यों वो इसके लिए सही हैं, और नतीजा उन्हें नौकरी मिल गई। उन्हें वो नौकरी मिल गई। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने उन्हें सिखाया कि आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार नहीं करना होता। आपको आत्मविश्वास भरा कदम उठाना होता है। बिल्कुल, भावनाएं बाद में आती हैं, एक्शन पहले आता है। वाह, ये तो पूरी किताब का सारे कहानी में ही बता दिया। तो चलिए इसी विचार को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं। क्या आत्मविश्वास और आत्मसम्मान यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम एक ही चीज है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और किताब इसे शुरुआत में ही स्पष्ट करती है। नहीं, ये दोनों एक नहीं है। अच्छा। आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम वो आपकी अपनी कीमत का एक समग्र एहसास है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं, खुद को कितना मूल्यवान समझते हैं। ये एक गहरी अंदरूनी भावना हुई। हाँ, जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ और प्यार के लायक हूँ। समझ गई। एकदम सही। वहीं आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा विशिष्ट है। ये आपकी क्षमताओं पर विश्वास है। मतलब किसी खास काम को करने की क्षमता पर? हाँ, हो सकता है आपका आत्मविश्वास खाना बनाने में बहुत ज्यादा हो, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल ना हो। तो आपका आत्मविश्वास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका आत्मसम्मान एक जैसा रहता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत काबिल हो सकते हैं, यानी आपका आत्मविश्वास ऊंचा हो सकता है, पर अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते, मतलब आपका आत्मसम्मान कम है, तो आप कभी भी अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाएंगे। सही बात है। बिल्कुल। और किताब इसी से जुड़ा एक और पहलू बताती है, वो है आत्मविश्वासी लोगों के गुण। वो 10 गुण गिनाती है। 10 गुण? अच्छा। जैसे कि वे आत्मविश्वासी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने लक्ष्य जानते हैं, सामाजिक होते हैं, स्वस्थ रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, मेहनती होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये तो सारे गुण एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, और वो स्वीकार करने वाले, चतुर और सकारात्मक भी होते हैं। ये एक तरह से एक चेकलिस्ट है, ये देखने के लिए कि आप कहाँ खड़े हैं। ये सवाल भी मन में आता है कि क्या आत्मविश्वास हमारी डीएनए से आता है? किताब इस बारे में क्या कहती है? अध्याय 2 इसी पर बात करता है। वो मानता है कि आनुवंशिकी की मतलब जेनेटिक्स की कुछ भूमिका हो सकती है, लेकिन ये कहानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। किताब इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू को सफलता के लिए आईक्यू से भी बेहतर भविष्यवक्ता मानती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आत्मविश्वास को सीखा जा सकता है, चाहे आप अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी। और अक्सर आत्मविश्वास की कमी की जड़ें हमारे अतीत में, हमारे बचपन में छिपी होती हैं, है ना? बिल्कुल। किताब में एक पूरा अध्याय है जिसका नाम है बचपन के घाव, वयस्क सीमाएं। ये बहुत गहराई से समझाता है कि बचपन में मिली आलोचना, जैसे तुम हमेशा सब कुछ गड़बड़ कर देते हो, हाँ, या तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये बातें हमारे मन में एक सीमित करने वाला विश्वास बन जाती हैं। और हम बड़े होकर भी अनजाने में उसी विश्वास के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। सही कहा। हम कोई नया काम करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर बैठा वो बच्चा कह रहा होता है
तुम तो सब गड़बड़ कर दोगे। तो इससे बाहर कैसे निकलें? किताब एक बहुत अच्छा अभ्यास देती है। अपने बचपन की उन बातों को लिखें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, फिर उनसे बने विश्वास को पहचानें। जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। हाँ, फिर उस विश्वास को चुनौती दें। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि आप हमेशा सब कुछ गड़बड़ करते हैं? जवाब हमेशा नहीं होगा। फिर उस झूठे विश्वास को एक नए एम्पावरिंग बयान से बदलें, जैसे मैं गलतियों से सीखता हूँ और हर कोशिश के साथ बेहतर होता हूँ। ये तो हुई मन की बात, लेकिन हमारा आत्मविश्वास सिर्फ हमारे विचारों से ही नहीं, बल्कि डर, चिंता और हमारी आदतों से भी जुड़ा है। किताब में आत्मविश्वास की राह में आने वाली कुछ आम बाधाओं का भी जिक्र है। हाँ, अध्याय 4 में 5 बड़ी बाधाएं बताई गई हैं। पहला है डर, असफलता का डर, असफलता का, अस्वीकृति का, और मजे की बात है कई बार सफलता का भी डर होता है। सफलता का डर, ये कैसे? कि अगर सफल हो गए तो सब कुछ बदल जाएगा, उम्मीदें बढ़ जाएंगी। दूसरा है चिंता और ज्यादा सोचना, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। हमेशा ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। ये तो बहुत आम है। और तीसरा है टालम टोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम काम को टालते हैं तो हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि हम उस काम के काबिल नहीं हैं। जिससे आत्मविश्वास और कम हो जाता है। ये तो एक चक्रव्यूह जैसा है। बिल्कुल। और बाकी 2 हैं। चौथा अनिर्णय। जब हम कोई फैसला नहीं ले पाते तो हम एक ही जगह अटके रह जाते हैं और खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। और 5वां है संदेह, अपनी काबिलियत पर शक करना। ये 5 बाधाएं एक दुष्चक्र की तरह काम करती हैं, एक दूसरे को और मजबूत करती हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि आत्मविश्वास क्या है और इसकी कमी के कारण क्या है। बचपन के अनुभव, हमारे डर, हमारी आदतें, ये सब सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है। हाँ, लग सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में बदल सकते हैं? क्या हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करे? और इसका जवाब विज्ञान में है, और वो है हाँ, बिल्कुल। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट की बात करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द है। पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। ये एक बगीचे की तरह है जिसमें आप नए रास्ते बना सकते हैं। क्या बात है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। अपने दिमाग को एक जंगल की तरह सोचें। नकारात्मक विचार जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ एक पुरानी घिसी पिटी पगडंडी है जिस पर आप सालों से चल रहे हैं। हाँ, तो वो रास्ता बहुत पक्का हो गया है, दिमाग अपने आप उसी रास्ते पर चला जाता है। क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि आप उस जंगल में एक नया रास्ता बना सकते हैं। कैसे? जवाब, जानबूझकर सकारात्मक पुष्टि मतलब एफर्मेशंस दोहराते हैं, जैसे मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूँ, या सफलता की कल्पना करते हैं जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स को एक साथ फायर कर रहे होते हैं। आप एक नई पगडंडी बना रहे हैं। तो शुरू में उस नई पगडंडी पे चलना मुश्किल होगा, बहुत झाड़ियां होंगी। बिल्कुल, लेकिन आप जितनी बार उस पर चलेंगे वो उतनी ही साफ और पक्की होती जाएगी, और एक दिन ये नया आत्मविश्वास से भरा रास्ता आपका डिफॉल्ट रास्ता बन जाएगा। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सोचने से नहीं होता, आपके काम, आपके एक्शन भी इस नई पगडंडी को बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, एक्शन भी? हाँ। और यहीं पर किताब का एक और दिलचस्प आइडिया आता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज। एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ अपने खड़े होने का तरीका बदलने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ सकता है? ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। सवाल बहुत अच्छा है, इसके पीछे विज्ञान है। ये सिर्फ फेक इट टिल यू मेक इट नहीं है। तो क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक एमी कडी के शोध से पता चला है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शरीर के हार्मोन्स को बदल सकती है। हार्मोन्स को? हाँ, जब आप सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई पावर पोज में खड़े होते हैं, जैसे वंडर वुमन की तरह हाथों को कमर पे रखना या जीत के बाद दोनों हाथों को वी शेप में हवा में उठाना। मतलब फैल कर खड़े होना, सिकुड़ कर नहीं। हाँ, तो ऐसा करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन, जो डोमिनेंस और आत्मविश्वास से जुड़ा हार्मोन है, उसका स्तर बढ़ जाता है। अच्छा। और कॉर्टिसोल, जो तनाव का हार्मोन है, उसका स्तर घट जाता है। तो आप सिर्फ आत्मविश्वास का दिखावा नहीं कर रहे होते, आप सचमुच में शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी बन रहे होते हैं। वाह। बिल्कुल। और याद है हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की थी? हाँ। तो ये पावर पोज करना भी उसी जंगल में नया रास्ता बनाने जैसा है। आपका शरीर आपके दिमाग को सिखा रहा है कि आत्मविश्वास कैसा महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है।
विचार और एक्शन दोनों मिलकर मस्तिष्क को क्या कहते हैं, रीवायर करते हैं। किताब में दिखावट और दूसरों को खुश करने की आदत के बारे में भी बात की गई है। ये भी आत्मविश्वास को बहुत प्रभावित करते हैं। हाँ, अध्याय 6 और 7 इसी पर हैं। अध्याय 6 मीडिया के अवास्तविक सौंदर्य मानकों पर चर्चा करता है कि कैसे हमें हमेशा परफेक्ट दिखना है। सही कहा। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष भी अपने शरीर की छवि को लेकर चिंतित रहते हैं। किताब का समाधान है अपने शरीर के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध बनाना, उसे एक पवित्र वस्त्र की तरह देखना। और पीपल प्लीजिंग, दूसरों को खुश करने की आदत, वो अध्याय 7 में है। ये आदत हमारी अपनी पहचान को खत्म कर देती है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की मंजूरी ढूंढते रहते हैं। इससे बाहर कैसे आए? इसका तरीका है खुद को जानना, अपनी सीमाएं तय करना और अपनी राय व्यक्त करना सीखना, भले ही वो लोकप्रिय ना हो। किताब कुछ ऐसे झूठों की भी बात करती है जो हम खुद से बोलते हैं। हाँ, अध्याय 8 में 10 ऐसे मिथकों या झूठों को लिस्ट किया गया है जो आत्मविश्वास को नष्ट करते हैं। जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, असफलता कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये भी। या फिर ये मेरी गलती नहीं है, मतलब हमेशा दूसरों को दोष देना। इन झूठों को पहचानना और सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी है। और जब एक्शन की बात आती है तो किताब हमें शर्मीलेपन और सामाजिक चिंता से बाहर निकलने के लिए भी ठोस कदम बताती है। बिल्कुल, अध्याय 9 इसी पर है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर आज की डिजिटल दुनिया में, जहां हम आमने सामने बात करने से कतराते हैं। किताब कहती है कि लगभग आधे अमेरिकी शर्मीले हैं और तकनीक इसे और बढ़ा रही है। इसका इलाज छोटी शुरुआत करने में है। छोटी शुरुआत मतलब? अगर आप लोगों से बात करने में घबराते हैं तो सीधा किसी पार्टी की जान बनने की कोशिश ना करें। बस किसी अजनबी से समय पूछने जैसा छोटा कदम उठाएं। अच्छा। या कॉफी शॉप पर बरिस्ता को देखकर मुस्कुराएं। एकदम सही। ये छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग को ये सबूत देती हैं कि सामाजिक बातचीत उतनी डरावनी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। मतलब धीरे धीरे पानी का तापमान चेक करना, सीधा ठंडे पानी में कूदने की बजाय। बिल्कुल। और एक और व्यवहारिक टूल है निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। जैसा हमने पहले बात की, अनिर्णय आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। हाँ, वो हमें पंगु बना देता है। किताब इसके लिए अध्याय 16 में एक फ्रेमवर्क देती है। जब भी कोई फैसला लेना हो तो सबसे पहले अपने मूल्यों को देखें। अपनी मूल्य? हाँ, फिर हर विकल्प के फायदे और नुकसान लिखें। भरोसेमंद लोगों से सलाह लें, लेकिन अंतिम फैसला खुद करें। और सबसे जरूरी, एक समय सीमा तय करें। ये समय सीमा वाली बात बहुत जरूरी है, वरना हम सोचते ही रह जाते और कभी कोई कदम नहीं उठाते। सही कहा। एक गलत फैसला भी कुछ ना करने से बेहतर है, क्योंकि कम से कम उससे कुछ सीखने को तो मिलता है। बिल्कुल। और ये सब अभ्यास से आता है। अध्याय 15 में मैल्कम ग्लैडवेल के 10,000 घंटे के नियम का जिक्र है। अच्छा, वो जिसमें कहते हैं कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए 10,000 घंटे का अभ्यास चाहिए। हाँ, किताब कहती है कि योग्यता ही आत्मविश्वास की जननी है। जिस भी चीज से आपको डर लगता है उसमें समय और मेहनत लगाएं। जैसे जैसे आप उसमें बेहतर होते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो हमने अपने दिमाग को बदलने की बात की, अपने शरीर को इस्तेमाल करने की बात की और एक्शन लेने की बात की, लेकिन इस सब को एक साथ बांधने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। और यहीं पर पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया आता है। ये मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। हाँ, ये अध्याय 10 का आइडिया है और शायद किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। ये पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम या POS है क्या? यह जीवन के लिए आपके खुद के नियम और सिद्धांतों का एक सेट है। यह इस सवाल का जवाब है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या वो ईमानदारी है, करुणा है, विकास है या कुछ और? मतलब अपनी जिंदगी का एक संविधान लिखना। एक तरह से हाँ। जब आप अपने इन मूल मूल्यों को लिख लेते हैं और उनके हिसाब से जीने का फैसला करते हैं तो आपको बाहरी सत्यापन की जरूरत कम हो जाती है। अच्छा। आपको इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने खुद के बनाए हुए ऊंचे मानकों पर खरे उतर रहे हैं। और ये सीधे तौर पर पीपल प्लीजिंग की आदत को तोड़ता है ना? बिल्कुल। जब आपका अपना POS होता है तो ना कहना आसान हो जाता है। आप इसलिए ना नहीं कह रहे होते क्योंकि आप मतभेदी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह काम आपके मूल मूल्यों से मेल नहीं खाता। ये आपको अपनी सीमाएं तय करने की ताकत देता है। हाँ, और अंत में यह सब एक ही चीज पर आकर रुकता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। मतलब विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना, ये कहना बंद करना कि मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एकदम। और अध्याय 17 इसी पर है। दूसरों को या हालात को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन ये हमारी सारी शक्ति छीन लेता है। जब हम कहते हैं ये मेरी जिंदगी है
और इसकी खुशी और सफलता की जिम्मेदारी मेरी है, तो हम ड्राइविंग सीट पर वापस आ जाते हैं। ये थोड़ा डरावना भी हो सकता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे मुक्तिदायक भावना भी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को देखें तो ये एक पूरा रोड मैप है, अपनी अंदरूनी बाधाओं को समझने से लेकर अपने दिमाग को विज्ञान की मदद से बदलने और फिर छोटे छोटे कदमों से एक्शन लेने तक। अगर श्रोताओं को आज से ही कुछ कदम उठाने हो तो वो कौन से सबसे असरदार कदम होंगे? 5 कदम हैं जो कोई भी तुरंत शुरू कर सकता है। अच्छा, बताइए। पहला, पावर पोज का अभ्यास करें। कल सुबह उठकर शीशे के सामने 2 मिनट के लिए वंडर वुमन की तरह खड़े हों, बस देखें कैसा महसूस होता है। ठीक है। दूसरा, एक छोटा डर चुनें और उसका सामना करें। अगर आप नए लोगों से बात करने से डरते हैं तो आज सिर्फ एक दुकानदार से उसके दिन के बारे में पूछें, बस एक छोटा कदम। ये किया जा सकता है। तीसरा, अपने 5 मूल मूल्य लिखें। बस सोचें और लिखें कि आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को तुरंत स्पष्ट कर देगा। चौथा, एक नकारात्मक विश्वास को चुनौती दें। उस एक पुरानी आवाज को पकड़ें जो आपको पीछे खींचती है और खुद से पूछें, क्या ये सचमुच 100% सच है? और पांचवा, किसी एक चीज में बेहतर होने के लिए 15 मिनट समर्पित करें। कोई भी स्किल जिसमें आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, बस 15 मिनट उसके अभ्यास में लगाएं। निरंतरता मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही ठोस और करने योग्य सलाह है। तो इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए? मेरे हिसाब से 4 मुख्य सबक हैं। पहला, आत्मविश्वास एक कौशल है, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं। ये सबसे ज्यादा उम्मीद देने वाला विचार है। आप इसे बना सकते हैं। सही बात है। दूसरा, कार्रवाई भावनाओं से पहले आती है। आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार ना करें, आत्मविश्वास से कार्य करें और भावना अपने आप पीछे आएंगी। तीसरा सबक क्या है? तीसरा, आपका दिमाग आपका सहयोगी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आप सचमुच अपने दिमाग को अधिक आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जिम्मेदारी लेना आपको आजाद करता है। अपनी खुशी और आत्मविश्वास का नियंत्रण अपने हाथ में लेना ही असली शक्ति है। श्रोताओं के लिए कोई अंतिम विचार? किताब एक बहुत ही मार्मिक सवाल पूछती है। हमारा जीवन सीमित है। आप अपने कितने और अनमोल दिन आत्मसंदेह और डर में बिताना चाहते हैं? हर सुबह एक नया अवसर है अपने डर को एक तरफ रखने का और उस जीवन को जीने का जिसे जीने के लिए आप बने हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या आप कर सकते हैं, किताब ये साबित करती है कि आप कर सकते हैं। असली सवाल ये है कि आप कब शुरू करेंगे। बिल्कुल। ऐसी और शक्तिशाली पुस्तक सार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।